नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। हनुमानगढ़ में रेलवे वॉशिंग लाइन मंजूर करवाने पर सांसद निहाल चंद व पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का किया गया सम्मान। लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के आदेश का राज्य सरकार को प्रदान करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक ने किया वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन। विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ में रेलवे वॉशिंग लाइन मंजूर करवाने पर सोमवार को सांसद निहाल चंद व पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हनुमानगढ़ में रेलवे वॉशिंग लाइन मंजूर करवाने पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों की ओर से हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद व पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान फूलों की बड़ी माला पहनकर वॉशिंग लाइन मंजूर करवाने के लिए सांसद निहाल चंद व डॉक्टर रामप्रताप का सम्मान किया गया। इस दौरान सांसद निहाल चंद ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की ओर से हनुमानगढ़ जिले को रेलवे वॉशिंग लाइन के रूप में बड़ी सौगात दी गई है। हनुमानगढ़ में 32 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रेलवे वॉशिंग लाइन बनेगी। केंद्र सरकार से इसके लिए 32 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। जब इस राशि से हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन बनेगी तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए महत्व मिलेगा, विकास के क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिला आगे बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि रेलवे वॉशिंग लाइन 26 कोच की बनेगी। वॉशिंग लाइन बनने का फायदा यह होगा कि यहाँ से जयपुर, दिल्ली सहित देश के अन्य दूरस्थ स्थानों तक सीधी ट्रेनें चल सकेंगी। 4 घंटे में एक ट्रेन को वॉशिंग कर यहाँ से सीधी ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। सांसद ने बताया कि रेल मंत्री के हाथों वॉशिंग लाइन का शिलान्यास करवाए जाने का प्रयास रहेगा। अगर रेल मंत्री का दौरा तय होता है तो क्षेत्र के लोगों की रेलवे से जुड़ी समस्याओं से भी उन्हें अवगत करवाया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर रामप्रताप के अलावा नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, लेखराम जोशी, खेमचंद तेजवानी, मोहन चंगोई, सुरेश तमीजा, अशोक व्यास, विजय बलाडिया, नगीना बाई, अनिल गखड़, राजकुमार तंवर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। के शिलान्यास के समय हम रेल मंत्री जी को यहाँ पे लेके आएंगे और जिले की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो डॉक्टर रामप्रताप जी से बैठ कर डिस्कस करके हम लोग पहले भिजवा देंगे, ताकि यहाँ पे रेलवे के मामले में कोई भी किसी भी यात्री को कभी भी किसी गांव में भी असुविधा नहीं हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ये वॉशिंग लाइन का निर्माण अब चालू हो जाएगा, समय पे चालू होगा, समय पे इसका पूरा होगा। अभी टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि वॉशिंग लाइन बनाने के लिए अगर मुझे सबसे ज्यादा कभी भी जब डॉक्टर रामप्रताप जी दिल्ली जाया करते थे तो अपने डिपार्टमेंट का काम बाद में किया करते थे, पहले मुझे कहा करते थे चलो रेल मंत्री जी के पास चल के आते हैं। और हम लोग सुबह से लेकर शाम तक रेल मंत्री जी का दरवाजा खटखटाने में हम लोग कामयाब रहे। आज यहाँ पे वॉशिंग लाइन बनी है और वॉशिंग लाइन बनने के बाद जब ये वॉशिंग लाइन बन जाएगी तो यहाँ पे बहुत बड़ी फैसिलिटी और भी हमको मिलेगी। हमारे व्यापारियों का यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हनुमानगढ़ जिले में आजादी के 75 साल बाद हम लोग एक नया आयाम स्थापित करेंगे और जिसका नाम होगा कि हम ये वॉशिंग लाइन। और मैं समझता हूँ कि वॉशिंग लाइन लाने के लिए हमने जितने प्रयास किए, जो असंभव था वो भी काम हमने संभव इसलिए किया कि हमने यहाँ पे चुनावी टाइम में मैंने घोषणा की थी कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर वॉशिंग लाइन मैं लेके आऊंगा। आज मैंने मेरा सपना साकार किया है, यहाँ पे वॉशिंग लाइन आई है। रेल के मामले में पूरा हमारा जिला पूरे राजस्थान में सबसे आगे निकले, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप इतनी गर्मी में आए हो, आपको मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इतना मान और सम्मान मुझे यहाँ बुला के दिया है, मैं आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेषकर मैं डॉक्टर रामप्रताप जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतनी गर्मी में इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने रखा है और इतनी इस रेल लाइन के लिए, इस रेल की वॉशिंग लाइन के लिए उन्होंने हम सबने मिलकर लड़ाई की है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जब तक हनुमानगढ़ जिले में रेल सुविधाओं से सारी फैसिलिटी हमको नहीं मिल जाए तब तक हम टिक के बैठने वाले नहीं है। हम संघर्ष के रूप में रहेंगे। जब रेल मंत्री जी यहाँ पे आएंगे तो हम उन्हें अलग अलग जो हमारी घोषणा जो पेंडिंग है उसकी हम लोग घोषणाएं करवाएंगे। कितना लाभ होगा टेम्पो को, कितना लाभ होगा व्यापारियों को, दिल्ली से आने जाने में कितनी सुविधा होगी, ये तमाम बातें आप सब लोगों को विदित भी और बता दी गई। बोलिया और कम किया जाए उतना ही कम है। ये वॉशिंग लाइन आप
आपकी मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन पहले मंजूर होगी, लेकिन MP साहब को बाहर जाना था तो 2 इनके अधिकारी से उन्होंने कहा कि मैं इसका लेटर लेके आऊँगा, साथ में चाय पीऊँगा और साथ में ऑर्डर लेके आऊँगा, ये करेंगे। वो बात में खुद आया, लेके बैठे आया, साथ में चाय पी और MP साहब को लड़का ऑर्डर लेके। इसका मतलब ये हुआ इनके दिमाग में कोई ये नहीं है कि अपने भूले बैठे समस्याओं का निराकरण समय लगता है, लेकिन उसमें थोड़ी तसल्ली भी रखनी पड़ती है। किसान भी राय श्रीनगर से है तो इनका तो जितना में आवाज तक किया जाए उतना ही कम है। और मेरे बेटे की चिंता जोर से बोल रही और टाउन वाले वो भी इंतजार कर रहे हैं। आज हनुमानगढ़ में आज़ादी के 75 साल बाद हम लोग एक वॉशिंग लाइन का शुरुआत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने हमको 32 करोड़ रुपए 20 लाख रुपए 32 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हनुमानगढ़ के लिए की है। और मैं समझता हूँ कि इस राशि से यहाँ पे एक वॉशिंग लाइन बनेगी, जिससे व्यापारियों के व्यापार में बढ़ोतरी होगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को मैं मेरे ज़िले की तरफ से, हनुमानगढ़ ज़िले की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी सौगात इस अमृतकाल में, यानी आज़ादी के 75 साल बाद हमको यहाँ पे मिली है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये अभी टेंडर प्रक्रिया में इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगी। कार्यालय में डॉक्टर राम प्रताप जी और निहाल सिंह जी का सम्मान किया गया वॉशिंग लाइन बनवाने के लिए, और इसके साथ ही इंटरसिटी एक्सप्रेस की मांग की गई हनुमानगढ़ से जयपुर व हनुमानगढ़ से दिल्ली वाया हनुमानगढ़, सादुलपुर, नौर, भादरा। इस इंटरसिटी एक्सप्रेस से हनुमानगढ़ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और लोगों के आमदन की सुविधा में भारी बढ़ोतरी होगी। और MP साहब ने भी कहा है कि इन मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लंपी स्किन डिजीज के बचाव के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का आदेश राज्य सरकार को प्रदान करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पहने दो, गौ माता को जीने दो, दूध की नदियाँ बहने दो, गौ माता को जीने दो, दूध की नदियाँ बहने दो, गौ माता को जीने दो। प्रदेश के गोवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का आदेश राज्य सरकार को प्रदान करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 3 माह से राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के गोवंश में एक भयानक चर्म रोग लंपी फैला हुआ है, जिसने हर आयु नस्ल के गोवंश को अपनी चपेट में ले रखा है। इस रोग से गोवंश के शरीर में गांठें हो रही है तथा पशु बुखार से ग्रस्त होकर तड़प तड़प कर काल का ग्रास बनने को मजबूर हो रहे हैं। शरीर में हुई गांठों के फूटने से वहाँ घाव बन रहा है तथा उसमें से रक्त व मवाद बहने लगता है। साथ ही पशुओं में कीड़े पड़ रहे हैं। इससे भी बड़ी संख्या में गोमाता व नंदी काल का ग्रास बन रहे हैं। अब तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में लगभग 60 से 70 हजार गोवंश की अकाल मौत हो चुकी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक कोई विशेष व गंभीर कदम इस भीषण आपदा व महामारी से निपटने के लिए नहीं उठाए गए हैं। राज्य के पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों तथा मेडिकल स्टाफ व सुविधाओं, आवश्यक दवाइयों की भयंकर कमी के कारण गोवंश का समुचित उपचार नहीं हो पा रहा। राज्य सरकार ने सामान्य पशुपालकों, जिनकी गुजर बसर व आय का साधन ये पशुधन ही है, इन कीमती पशुओं की असामयिक मृत्यु पर पशुपालकों को कोई क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं की है। साथ ही इस रोग को महामारी घोषित करने के कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए गए हैं। मृत गोवंश के उचित निस्तारण की कोई ठोस प्रशासकीय व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण खुले में पड़े पशुओं के शवों को कुत्ते आदि जानवर नोच रहे हैं तथा सड़ान से मनुष्यों में बीमारियां फैलने की भयंकर आशंका पैदा हो रही है। जबकि सरकार की ओर से स्टाम्प पर गो टैक्स व सेस आदि लिए जाते हैं। इससे राजकोष में करोड़ों रुपए गाय के नाम पर जमा होते हैं, उसका भी कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार विभिन्न सनातनी, धार्मिक, सामाजिक संगठन, समाज सेवी, गो सेवक, मठ, मंदिर, साधु सन्यासी आदि अपने अपने स्तर पर पूर्ण रूप से इस समय गोवंश को इस रोग से बचाव व सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान केवल दिल्ली यात्रा व राहुल गांधी की राजनीति संवारने में लगा हुआ है। इन मूक प्राणियों की दुर्दशा से मुख्यमंत्री सरोकार नहीं रखते। सरकार के मंत्री व अफसर भी मात्र लिपापोती में लगे हुए हैं। कोई बड़ा कदम अब तक नहीं उठाया गया है। विधानसभा के आगामी सत्र में भी इस महामारी पर विधायकों के प्रश्नों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस गंभीर विषय पर राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई व बचाव के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का आदेश प्रदान किया जाए। ज्ञापन देने वालों में राजेंद्र स्वामी, अशोक शर्मा, मधुसूदन शर्मा, आशीष पारिक, विजय सिंह, गोतेश सिंह, रोहताश, यश कुमार, सुभाष कीचड़, मुकेश तरड़, महेंद्र पुनिया, पवन तरड़, मोहित लवली, अरविंद जोशी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सभी
अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं सभी गौ संगठन जो हैं या धार्मिक संगठन जो हैं सब ने मिलकर के आज हमने कलेक्टर पे एक ज्ञापन अभी प्रेषित कर रहे हैं राज्यपाल महोदया के नाम। विश्व हिंदू परिषद ने ये तय किया था, अभी पीछे जो अपने क्षेत्र राजस्थान की बैठक हुई थी उसमें ये तय किया था कि हम 19 तारीख को सभी तहसील केंद्रों पर राज्यपाल महोदया के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे और मांग करेंगे कि जिस तरीके से गौवंश की दुर्दशा हो रही है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात, प्रशासन जो है अन्य जैसे कार्यों में जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, लेकिन गौवंश की दुर्दशा पर वो भी मौन है। डॉक्टर भी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और गौ भक्त जो हैं वो अपने अपने स्तर पर अपनी कार्य करके, और क्या है कि कहीं गौशालाओं के माध्यम से या कहीं ग्रामीणों के माध्यम से या शहर के माध्यम से अपने अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जबकि सरकार गोवंश सेस के नाम पर ये लेती है कुछ राशि जो करोड़ों रुपए में बैठती है, उसका भी यदि मैं कहता हूँ 20% हिस्सा भी यदि गोवंश के कार्यों में खर्च किया जाए तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा कि 58 लाख से ज्यादा गोवंश का मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उसके बावजूद भी ये लोग चेत नहीं रहे हैं। और ये जो सारा नुकसान है ये उन लोगों को हो रहा है जो गौ भक्त हैं, गौ पालन करते हैं, और उनकी आप घरों की हालत जा करके देखिए जिनकी रोजी रोटी इस पे टिकी हुई है। तो हम आज ये मांग करने आए हैं इस पे कार्रवाई करें, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे राजस्थान में करेगी। गोवंश में जो लंपी बीमारी लगी है उसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने 19 सितंबर का आज का दिन रखा है। महामहिम राज्यपाल के नाम आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम जिला कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उनको ये ज्ञापन देंगे और उनको बताएंगे भी लंपी रोग की वजह से गौ माता को पूर्ण रूप से दवाइयाँ और वैक्सीन इत्यादि की अभाव है और उनकी व्यवस्था की जाए। तो आंकड़े की बात है कि सरकार सही तरीके से आंकड़े पेश नहीं कर रही है, जिससे गायों की कितनी मौतें हुई हैं वो आम जनता को पता लग सके। और गोवंश के नाम पे राज्य सरकार सेस तो लगा देती है, लेकिन उनके हिसाब से वो उतना क्रियान्वयन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत सोमवार को स्वच्छ रेलगाड़ी दिवस मनाया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल की ओर से 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस स्वच्छता पखवाड़ा दौरान रोजाना अलग अलग थीम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े के तीसरे दिन सोमवार को स्वच्छ रेलगाड़ी दिवस मनाया गया। इस दौरान रेलवे अधिकारियों की ओर से ट्रेन में बैठे यात्रियों से ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि ट्रेनों में यात्री की सुविधा के लिए प्रत्येक कोचों में बायो शौचालय लगे हैं जो बैक्टीरिया पद्धति पर काम करते हैं। इन शौचालयों में प्लास्टिक की थैलियां, टॉयलेट पेपर, कागज इत्यादि न डालें। कचरा डालने पर यह शौचालय अवरुद्ध हो जाते हैं और चौक हो जाते हैं। प्रत्येक कोच में डस्टबिन लगे हुए हैं। यात्रियों से अपील की गई कि कचरा डालने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। ट्रेन में हर कोच में आपकी सुविधा के लिए बायो टॉयलेट लगे हुए हैं जो कि बैक्टीरिया पद्धति पर काम करते हैं। इन टॉयलेटों में पानी की प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, कागज इत्यादि न डालें। ये डालने से ये शौचालय की कार्य पद्धति अवरुद्ध होती है और ये चौकअप होते हैं, जिससे आपको ही असुविधा होती है। इसलिए हर कोच में डस्टबिन लगे हुए हैं। कचरा डालने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें। रेलगाड़ी को साफ स्वच्छ रखें। रेलवे द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रेलवे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज स्वच्छ रेलगाड़ी संचालन किया गया है, जिसमें पब्लिक को बताया गया, यात्री को बताया गया कि कोच में, वैगन में जो है बायो टॉयलेट लगे हुए हैं, आप उसका यूज करें, डस्टबिन का यूज करें, कचरा न फैलाएं, अब फैलने से भी रोकें। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बैंक अधिकारियों की ओर से विद्यालय की छात्राओं एवं शिक्षकों को बैंकिंग के फायदे और बैंकों से मिलने वाली वित्तीय सेवाओं के वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी गई। आरबीआई जयपुर के एलडीओ राकेश चंद्र शर्मा ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पेंशन योजना, अटल पेंशन, सुकन्या समृद्धि खाता, कटे फटे नोट बदलने, नोट वैल्यू, शिक्षा ऋण इत्यादि के संदर्भ में जानकारी दी और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार और बैंकों के साथ मिलकर इस बात के लिए लगातार प्रयासरत है कि देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों को भी बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, ताकि उन इलाकों का विकास हो सके। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल, RTGS, IMPS, ATM के इस्तेमाल में सुरक्षा व सावधानी बरतना आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए बैंक अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में साइबर ठगी जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। ऐसे में बैंक अपने ग्राहकों को हमेशा सतर्कता बरतते हुए बैंकिंग से जुड़े कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता रहता है। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी से बचाव के लिए लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। इस मौके पर DDM, नाबार्ड, दयानंद काकोड़िया, वित्तीय साक्षरता सलाहकार DK शर्मा, ओम प्रकाश नांदीवाल, राजेश मुंजाल, प्रधानाचार्य रेणु, अभिलाषा, सुषमा, कमलजीत कौर व NSS की समय सेविकाएं मौजूद रहीं। यदि किसी का 10 लाख रुपए अकाउंट में है तो उसमें से 5 लाख की तो रिजर्व बैंक गारंटी है और बाकी 5 लाख कहाँ से मिलेंगे कि जैसे बैंक डूब गया तो उसकी जमीन जायदाद, जैसे बैंक खुला है तो उसने जमीन ली होगी, बिल्डिंग होगी, उसमें AC होंगे, तो उन सबको जब बेचेंगे तो पैसा इनको दिया जाएगा। लेकिन 5 लाख की गारंटी, इसको बोलते हैं DICGC कवर, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ने बनाया जो इसका इंश्योरेंस करता है। जो आपके पैसे जो आप जमा कराते हो उसको इंश्योरेंस कराता है कि ये डूब जाएगा तो वो कंपनी देगी। तो रिजर्व बैंक ने इस इंश्योरेंस के माध्यम से और बैंकों का बैंक इस माध्यम से लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता, इसके रूप में आपके पैसे की गारंटी ली है। इसीलिए आपका विश्वास है। तो जो विश्वास देने का काम वो कौन करा? एक और काम क्या लगेगा? रिजर्व बैंक आपको ये विश्वास देता है कि बैंकों में जमा आपका पैसा सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि जो लोग फ्रॉड होते हैं, हमें फ्रॉड कॉल्स आते हैं जो स्कैम कर लेते हैं लोगों के साथ में कि हमें OTP बताओ, आपके फ़ोन पे OTP आएगा, तो वो हमें नहीं बताना चाहिए। इन सब से हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें किसी भी जो भी हमारी इम्पोर्टेंट जानकारी है किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है और हमारे बैंक से मतलब पैसे वगैरह गायब हो सकते हैं। और हमें एजुकेशनल के लिए दिए, अगर हम पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसों की कमी है तो हम उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जो कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद हम उसे चुका सकते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। हमें RBI बैंक की तरफ से बताया गया है कि कैसे लोन लेना चाहिए, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हमें ब्याज लेना चाहिए और उसके बारे में हमें आगे के समय के बारे में भी बताया गया है। जैसे अभी इंटरनेट का समय आ रहा है आगे, तो डिजिटल लेन देन करनी चाहिए और पेटीएम का यूज़ करना चाहिए और बीमा, स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी बताया गया है और हमारी सुरक्षा के बारे में और जैसे लेन देन होती है, इस प्रकार हमें बताया गया है, हमें प्रोत्साहन किया गया है और हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं और आगे हम इसका उपयोग भी करेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे। धान और मूंग की फसल की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धान और मूंग फसल की सरकारी खरीद शुरू करने सहित किसानों से जुड़ी 6 सूत्री मांगों के समाधान की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि जिले में धान और मूंग की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, इसलिए शीघ्र ही सरकारी खरीद पर किसान का दाना दाना खरीदा जाए। जिले में जो कृषि कनेक्शन है उनमें कई स्थानों पर लंबे समय से बिजली के मीटर खराब हैं। बार बार विभाग को अवगत करवाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एवरेज बिल के नाम पर किसानों के साथ ठगी की जा रही है, इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि किसान को जो नरमा बिजाई के समय विभिन्न कंपनियों की ओर से महंगे बीज दिए गए, बीज नकली होने की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस संदर्भ में जल्द उचित कार्रवाई कर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। नकली पेस्टिसाइड सप्लाई होने की वजह से क्षेत्र में कई स्थानों पर नरमे की फसल बर्बाद हो चुकी है। नकली पेस्टिसाइड बेचने वाले दोषियों पर कार्रवाई हो और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए। कृषि कार्य के लिए किसानों को बिजली की सप्लाई 5 से 5.5 घंटे हो रही है। इस वजह से इस बार पकी हुई फसलें भी नष्ट हो रही हैं। कम से कम कृषि कार्यों के लिए 7 घंटे बिजली सप्लाई रोजाना दी जाए। सरसों और गेहूं की बिजाई का समय नजदीक आ गया है, इसलिए समय पर किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जाने की अति आवश्यकता है। ज्ञापन में इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करवाने की मांग करते हुए चेतावनी दी गई है कि अगर इन मांगों पर प्रशासन व सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जाता तो आने वाले दिनों में हनुमानगढ़ जिले के किसानों व मजदूर संगठनों से तालमेल बैठाकर संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खड़ा करेगा। इस मौके पर रघुवीर वर्मा, कुलदीप सिंह, राय सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है, जो कि चावल की MSP पे खरीद पिछली बार शुरू करवाई थी, अब की बार उसको शुरू की जाए और मूंग की फसल की
बाजरा की फसल की जो हमें MSP हमारे राजस्थान में नहीं मिल रही है, उस पर MSP पर खरीद हमारे शुरू की जाए। नहीं तो संयुक्त किसान मोर्चे ने ये फैसला लिया है कि अगर MSP पे खरीद शुरू नहीं होती है तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। कलेक्टर साहब के गेट के सामने हम सारी फसल लेके यहाँ पे आ जाएंगे और बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए आज हम बेनती और चेतावनी देने आए हैं कि हमारी मांग स्वीकार की जाए। और जो फैक्ट्रियों में नरमे पे आधा किलो काट, कई फैक्ट्रियों में अभी तक भी काट रहे हैं, किसान को नहीं मालूम है, तो उसके बारे में भी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन में लिखा है कि उनको भी सूचित किया जाए कि किसान की फसल का नुकसान ना हो, जो आधा किलो काट रहे हैं वो बंद की जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। धोलीपाल रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली तिलक ब्रिज ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सांसद निहाल चंद को ज्ञापन सौंपा। धोलीपाल के ग्रामीणों ने श्रीगंगानगर से चलकर तिलक ब्रिज गाड़ी संख्या 14,427 दिल्ली जाने वाली गाड़ी का ठहराव धोलीपाल स्टेशन पर किए जाने की मांग को लेकर सांसद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि श्रीगंगानगर से चलकर तिलक ब्रिज गाड़ी संख्या 14,427-14,428 दिल्ली आने जाने वाली गाड़ी का ठहराव धोलीपाल स्टेशन पर किया जाए, क्योंकि इस गाँव की आबादी 15,000 के लगभग है। गाँव में 10,000 वोट है। इसके ठहराव से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। ज्ञापन के अनुसार धोलीपाल स्टेशन से नोहर भादरा, राजगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम दिल्ली तक जाने व काम धंधों के लिए आना जाना पड़ता है। यह गाड़ी बुद्ध सिंह वाला, बुदरा वाली, जोड़कियां, हिरना वाली जैसे स्टेशनों पर तो रुकती है, मगर धोलीपाल जैसे बड़े स्टेशन पर यह गाड़ी नहीं रुकती। ज्ञापन के अनुसार धोलीपाल स्टेशन के आसपास कई गांव लगते हैं, जिससे इन सभी गांवों में रहने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। सांसद निहाल चंद ने रेल मंत्री से बात कर शीघ्र ही गाड़ी के ठहराव की व्यवस्था किए जाने का भरोसा दिलाया है। हम निहाल चंद जी से, सांसद महोदय से मिलने के लिए आए थे। हमारे गांव धोलीपाल में रेलवे स्टेशन है, काफ़ी पुराना है, गंगा सिंह जी महाराज के समय का है, और यहाँ पर तिलक ब्रिज गाड़ी पहले रुकती थी। अब कोरोना के बाद में ये गाड़ी नहीं रुक रही है। हमने बहुत प्रयास किए हैं, काफ़ी लिखा पढ़ी की है, अखबारों में भी निकाला गया है, और आज हमने सांसद महोदय से मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके जल्दी ही तिलक ब्रिज गाड़ी का ठहराव कर दिया जाएगा। आने जाने में बहुत दिक्कत थी। रेवाड़ी से, दिल्ली से जो लेके आते थे हम लोग पैसेंजर, वहाँ जो क्या नाम कंपनियों में काम करने के लिए जाते थे, रिश्तेदारियाँ थी, उनसे मिलने के लिए जाते थे, आते थे, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। तो ये गाड़ी के रुकने से बहुत ही आराम। वर्तमान में संचालित हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में संचालित हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर ले जाने का निर्णय वापस लेने की मांग की गई। इस मौके पर पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड वर्तमान में जहाँ स्थित है वह जगह उपयुक्त एवं आदर्श स्थल है। इसके पास ही ज्यादातर बाजार विकसित है, सब्जी
मंडी, ऑटो स्टैंड, मुख्य धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, राजकीय एवं निजी चिकित्सालय, निजी एवं राजकीय शिक्षण संस्थाएं इत्यादि हैं। अगर हनुमानगढ़ बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर स्थानांतरित किया जाता है तो हर बस चालक अपने वाहन को टाउन और जंक्शन दोनों शहरों के बाहर से ही ले जाना पसंद करेंगे। इससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का हर व्यक्ति परेशान होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी पीड़ित हो जाएगा। जंक्शन बाजार में आने वाले व्यक्ति को जब शहर से बाहर बस स्टैंड पर उतरकर बाजार आना होगा तो उसे हर हाल में लगभग 100 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। इसका सीधा सा असर जंक्शन बाजार पर पड़ेगा, साथ ही आने वाला ग्रामीण परेशान होगा। इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन, गुरुद्वारा, राजकीय एवं निजी चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज आदि में बाहर से आने वाले ग्रामीणों को पहुंचने के लिए भी 100 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। इससे ग्रामीणों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। ज्ञापन के अनुसार बीकानेर, जोधपुर, अहमदाबाद रेलवे मार्ग एवं चंडीगढ़, कालका, श्रीगंगानगर, पदमपुर, अनूपगढ़, श्रीकरणपुर, सूरतगढ़, बिलीमंगा आदि के रास्ते से आने जाने वाली रेलगाड़ियों और बस पकड़ने के लिए टाउन से आसानी से 20 रुपए में पहुंचने वाले नागरिकों को भी 100 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। इससे टाउन क्षेत्र का भी हर नागरिक परेशान होगा। अतिरिक्त आर्थिक भार के साथ साथ समय की भी बर्बादी होगी। बस स्टैंड के पास स्थित बाजार पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वहां आसानी से पहुंचने वाला ग्रामीण इस व्यवस्था के चलते नहीं पहुंच पाएगा। इसका सीधा असर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास के बाजार पर पड़ेगा। साथ ही शहर के बाहर बस स्टैंड होने पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ने एवं महिलाओं एवं किशोरियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। ज्ञापन में जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग की गई है। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र बेनीवाल, अशोक कुमार, सुभाष पारिक, राजकुमार, गोपालाराम, मदन लाल, रामप्रीत, हरीश कुमार, जगजीत सिंह, बनवारी लाल, कमल कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नगर परिषद प्रशासन ने जिला प्रशासन को अंधेरे में रख करके जंक्शन के मुख्य बस स्टैंड को अबोहर बाईपास पर शिफ्ट करने जा रहा है और जिसका जो रीजन दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत है और यातायात का दबाव है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जहाँ बस स्टैंड स्थित है उसके ठीक सामने से स्टेट हाईवे गुजरता है और अगर स्टेट हाईवे गुजरेगा तो वहाँ भीड़ होगी। बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, जितनी भी जन सुविधाएं होती है वो ऐसे स्थान पर होती है जहाँ लोग आराम से आ जा सकें। यदि जन सुविधाओं को लोगों की पहुँच से दूर करेंगे तो लोगों के लिए न केवल आने जाने में परेशानी होगी बल्कि लोगों की जेब पर जो है वो अतिरिक्त भार पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मुद्दे में अगर अबोहर बाईपास पर इस बस स्टैंड को स्थानांतरित किया जाता है तो आने वाले समय में किशोरियों और महिलाओं के साथ जो दुर्घटनाएं संभावित रूप से हो सकती है उसके बारे में प्रशासन को शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। महिला सुरक्षा और किशोरी सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है। इस पूरे शहर में जो है वो नशेड़ियों का आतंक है। यदि बस स्टैंड को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा तो देर रात या सुबह जल्दी आने जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। और सबसे बड़ी जो परेशानी है, यहाँ सैकड़ों लोग जो पहले से वर्षों से बैठे हैं उनकी रोजी रोटी खत्म होगी। आसपास के बाजार की जो है वो रोजी रोटी खत्म होगी। अगर प्रशासन को लगता है कि यहाँ दबाव है तो दबाव तो रेलवे स्टेशन का भी है। फिर प्रशासन को चाहिए कि बस स्टैंड को क्यों, रेलवे स्टेशन को उठा करके उसको भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तो इनका एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि प्रशासन के सामने परेशानी है, बल्कि समस्या ये है कि बस स्टैंड की जो बेशकीमती ज़मीन है वो भूमाफियाओं की नज़र में है और भूमाफियाओं के द्वारा ही एक सुनियोजित तरीके से खेल खेला जा रहा है। पहले भी बस स्टैंड की करोड़ों रुपए की ज़मीन पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। नगर परिषद प्रशासन ने आज तक जो उस ज़मीन को नहीं छुड़ाया। क्यों नहीं छुड़ाया? क्योंकि उसमें नगर परिषद के प्रशासनिक अधिकारी और नगर परिषद के जो राजनेता है, भ्रष्ट राजनेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के हैं, जो पहले सत्ता पक्ष में थे आज विपक्ष में, जो पहले विपक्ष में थे आज सत्ता में है, उन सब का ये मिलकर के खेल है। और बस स्टैंड की जो बेशकीमती ज़मीन है उस बेशकीमती ज़मीन को हड़पने का प्रयास है। आज हम आम आदमी पार्टी के दिन पहले जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से राज्य सरकार और नगर परिषद गरीबों के विरुद्ध जितनी फैसले वो लेती रही है, चाहे ई मित्र केसों को उजाड़ना है, छोटी दुकानदारों को उजाड़ना है, चाहे गरीब लोगों के घरों को उजाड़ना है। इसी क्रम में आज नगर परिषद ने एक फैसला लिया है कि जंक्शन बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड को मेन बाजार से शिफ्ट करके अबोहर बाईपास पे लेके जा रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं और मध्यम वर्ग है उनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि जहाँ 10-20 रुपये किराया लगाकर पहुँचा जा सकता था वहीं आज 100 रुपये किराया लगाकर 200 रुपये किराया लगाकर जा सकेगा। क्योंकि इतनी महंगाई के अंदर अगर किराए के 200 रुपये दें तो मेरे को लगता है कि गरीब लोग मुश्किल से 300-350 रुपये कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की, जहाँ अकेली कोई महिला है या अकेली कोई भी नारी शक्ति है वहाँ अगर जाना चाहे तो उसके लिए भी एक खतरे का है, क्योंकि जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहाँ पुलिस मुहैया भी होती है। जहाँ अकेले में और सुनसान इलाके में
बस स्टैंड होगा वहाँ सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो इसी क्रम में मैं नगर परिषद और राज्य सरकार को चेताना चाहता हूँ आपके सोशल मीडिया, आपके मीडिया के माध्यम से, कि आज हम ज्ञापन देने आए हैं और अगर इसी ज्ञापन पर अगर आप गौर नहीं करते हो, समस्या को सोल्व नहीं करते हो और बस स्टैंड को आप जबरदस्ती अबोर बाईपास से लेकर जाते हो, तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और सभी हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन के लोगों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। रेलवे स्टेशन पर LPG गैस से खाना बनाने की छूट देने की मांग को लेकर दुकानदारों ने सांसद निहाल चंद को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन पर चाय तथा नाश्ता आदि को बेचकर अपने परिवारों का गुजर बसर करने वाले ट्रॉली संचालकों ने सांसद निहाल चंद को ज्ञापन देकर LPG कुकिंग अनुमति करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व में यहाँ ट्रालियां संचालित करने वाले दुकानदार LPG गैस के माध्यम से लंच डिनर तैयार कर यात्रियों को परोसते थे, जिससे उनका घरों का खर्चा चलता था। मगर कुछ समय पूर्व सरकार ने इसे बंद कर दिया, जिससे उन्हें अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार अब केंद्र सरकार ने जोधपुर, जैसलमेर, पाली, मारवाड़, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, रायकाबाग, मुनाबाब, रानीवाड़ा, मोदरान, धनेरा, पिपाड़, लाडू, डीडवाना, मारवाड़ आदि स्थानों पर LPG गैस की अनुमति दे दी है। इसलिए हनुमानगढ़ में भी LPG गैस के माध्यम से खाना बनाकर यात्रियों को परोसने की अनुमति दी जाए। 2 साल से हमारे सिलेंडर बंद थे, कुकिंग वगैरह बंद थी स्टेशन पे, माल सामान घर से बना के लाना पड़ता, बड़ी परेशानी हुई थी। अभी पिछले कुछ दिनों से जोधपुर डिवीजन और जयपुर डिवीजन चालू कर दिए हैं और हमने भी आज उनके साथ कहा है, उम्मीद करिए कि हमें भी वीकेंड डिवीजन चालू करवा के। ट्रोलियाँ भी कई जगह ट्रोलियाँ फिक्स कर दी है जी, वहाँ जहाँ फिक्स करिए वहाँ गाड़ी के डब्बे नहीं आते, जो लंबी गाड़ियाँ हैं 1-2 वो आती है, उससे खर्चा नहीं निकल पाता। क्योंकि ट्रोलियाँ जो हमारी चलती फिरती करेंगी, तो कई मैं डीलर साहब से बात करूँगा, जो भी संभव प्रयास करेंगे आपके लिए। शिक्षा विभाग द्वारा जंक्शन स्थित सैन समाज धर्मशाला में सुरक्षित एवं समावेशी विद्यालय वातावरण निर्माण विषय पर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सुरक्षित एवं समावेशी विद्यालय वातावरण निर्माण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जंक्शन में सैन समाज धर्मशाला में किया गया। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन 19 से 21 सितंबर तक चलेगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए APC पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि इस आवासीय प्रशिक्षण शिविर में प्रत्येक ब्लॉक से 8 व्याख्याताओं को शामिल किया गया है। इन व्याख्याताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिविर में इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार बालक बालिकाओं को शिक्षा के प्रति उन्मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि यहाँ से प्रशिक्षित होने वाले व्याख्याता ब्लॉक स्तर पर जाकर दूसरों को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक तक यह संदेश भिजवाया जाएगा कि बालकों को शिक्षा के प्रति उन्मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। अधिकतर विद्यालयों के अंदर कोई व्याख्याता है, उसको सुरक्षा शिक्षक के रूप में नामित किया जाता है। बहुत सारे विद्यालय में जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी हुई है। बाल सुरक्षा की नीति बनी हुई है, जो बाल संसद बनी हुई है, विद्यालयों के अंदर चाइल्ड राइट्स क्लब बने हुए हैं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बात हम कर चुके हैं, अभिभावक शिक्षक बैठक होती है, PTA होती है, उसके अंदर भी इस प्रकार की बातें आती हैं। आज 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक यहाँ पर एक सुरक्षित विद्यालय और समावेशी वातावरण युक्त विद्यालय के ऊपर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से 8 व्याख्याताओं को बुलाया गया है, जिन्हें हम प्रशिक्षित करेंगे कि किस प्रकार से बालक बालिकाओं को एक उन्मुक्त वातावरण के अंदर शिक्षा देने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। और ये यहाँ से ट्रेंड होने के बाद इसी प्रकार की ट्रेनिंग्स प्रत्येक ब्लॉक में होंगी और प्रत्येक विद्यालय तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि बालकों को एक उन्मुक्त वातावरण मिले। और यहाँ आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे ADPC महोदय रणवीर जी रेणुआ जी ने किया। इसके अलावा APC हरलाल जी सहारण और कार्यक्रम अधिकारी जो इस कार्यक्रम की शिविर प्रभारी हैं, PO प्रोजेक्ट ऑफिसर सोनू सहारण के इस निर्देशन के अंदर यह कार्यक्रम 3 दिन तक लगातार जारी रहेगा। ये हमारा सुरक्षित विद्यालय निर्माण जो विद्यालयों के अंदर है, जो जेंडर इक्विटी के तहत हमारी ये ट्रेनिंग हो रही है। इसमें हम विद्यालयों में एक उन्मुक्त वातावरण तैयार कर रहे हैं, जिसमें बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए एक ऐसा सुरक्षित माहौल जहाँ पे वो बिल्कुल उन्मुक्त रूप से, बिल्कुल स्वच्छंद रूप से अच्छे और मतलब बिल्कुल पारिवारिक माहौल के अंदर बिना किसी डर के, बिना कोई साइकोलॉजिकली दबाव महसूस करते हुए वो बिना किसी दबाव के अच्छे वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम बना रहे हैं एक विद्यालय की सेफ्टी ऑडिट होगी, इसके अंदर बाल सहायता हेल्प डेस्क को लेकर के, और
जो जेंडर संवेदनशीलता है मुख्य तो हमारा वही है, तो इन चीज़ों पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्लॉक से हमने 8 व्याख्याता बुलाए हैं। इन सबको हम 3 दिन आवासीय ट्रेनिंग में ट्रेंड करने के बाद ये ब्लॉक पे ट्रेनिंग करेंगे। ब्लॉक पे फिर से यही ट्रेनिंग आयोजित होगी और प्रत्येक विद्यालय तक हम चाहते हैं कि बिल्कुल स्वच्छ और स्वच्छंद वातावरण हो, उन्मुक्त रूप से बच्चे सुरक्षित माहौल में शिक्षा प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।